हेलो हेलो बेटा 10 मिनट अभी थोड़ी वो क्लास में हूँ मैं, अभी कॉल करता हूँ। क्या बोला? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई ओबीएस में अभी, मुझे लगता है। बेटा अभी रुको, तुम अभी रखो क्लास। गुड इवनिंग बच्चों, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बच्चों अभी साउंड क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, वीडियो आपको सही से दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से डिस्टरबेंस हुआ बच्चों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से फटाफट जो है। चलिए, मैं बात कर रहा था कि पिछली क्लास में हमने आपको पल्लव वंश के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा था और नहीं हो पाया था कल नेट की वजह से, लेकिन आज भी कुछ इस तरह की, आज नेट की प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डिले हुआ क्लास आपका। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आया है और आपके लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन अनअकैडमी के द्वारा किया गया है। बच्चों ये 26, 27, 28 को ये एक समिट ऑर्गेनाइज हो रही है आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। अनअकैडमी ने भारत और विश्व के जितने भी बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है, उनसे रूबरू होने, उनसे जुड़ने का एक अवसर आपको देने का प्रयास किया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई संस्था, कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है आपको ऐसी विभूतियों से, ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी से जुड़ने का, सुनने का, उनकी आइडियोलॉजी, उनके थाट को जानने का एक अवसर दे रहा है अनअकैडमी। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए या आप स्वयं जो है बच्चों, सभी लोगों को इसे जोड़ने की कोशिश करिए। और आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके टॉपर्स हैं, हायर रैंकर्स हैं जितने यूपीएससी के, उनसे भी आपको जुड़ने का, सुनने का अवसर मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप तुरंत जो है लेट मत करिए, जो है जितने भी आपके मोबाइल्स में फ्रेंड सर्किल में जुड़े हुए लोग हैं सबको कहिए कि वो रजिस्टर करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें जो है, ताकि कल से जो है, चूंकि कल से ये स्टार्ट हो रहा है 26 से जो है, तो सभी लोग जुड़कर ऐसी पर्सनालिटीज से जो है अपने इनके अनुभव को क्या करें, जान सकें। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने अपने लाइफ में एक मुकाम हासिल किया है, ठीक है, उस चीज़ को आप भी सुने और समझे और अपने फ्यूचर में उन चीज़ों का कहीं न कहीं उपयोग करें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है, इसको मिस मत करिए बच्चों जो है। ठीक है, तो कल सभी लोग जो है क्लास से जुड़ने की, यानी इस समिट से जुड़ने की कोशिश करिए और इन लोगों को सुनने का अवसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आपकी क्लास है पल्लव वंश और आज की क्लास में हम पल्लव वंश को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन धीरज बनाए रखिए, फटाफट जो है लाइक एंड शेयर करिए, संख्या आपकी बहुत कम हो गई है। पंकज जी, अवनीश जी, बच्चों संख्या अपनी इंक्रीज करिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आप लर्निंग ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, कैसे अपने नंबर और ईमेल डालने हैं रजिस्टर होने के लिए, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे बहुत आसानी से। अगर आप जो है 12th पास आउट भी हैं तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पल्लव वंश बच्चों। तो सभी लोग एकदम पूरे एक दिन का गैप हो गया था। ठीक है, तो आज आपके पास एनर्जी होनी चाहिए पूरी जो है, उसमें कहीं से कमी नहीं दिखनी चाहिए। चलिए, पल्लव वंश दक्षिण भारत के एक महान वंश को आप पढ़ने चल रहे हैं, पल्लव वंश। पल्लव वंश, वंश माने जानते हैं, पल्लव मीन्स क्या होता है बच्चों? पल्लव मीन्स क्या होता है? पल्लव वंश मतलब क्या होता है? पल्लव का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं ना कि वृक्ष की जो टहनियां होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? पल्लव कहते हैं। वृक्ष की टहनियों को आप क्या कह सकते हैं? इसके लिए एक शुद्ध नाम अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है।
ठीक है। देखिए कहते हैं कि दक्षिण भारत में पल्लव वंश की उत्पत्ति हुई। पल्लव मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। कहते हैं कि पल्लव वंश की जो राजधानी थी बच्चों, इनकी राजधानी क्या थी? कांची। कांची पल्लवों की क्या है? राजधानी है। और इस कांची का बहुत बार उल्लेख हुआ है, वेनिशांग भी इसका उल्लेख करता है। यह एक शिक्षा का केंद्र भी थी कांची। कांची शिक्षा का क्या थी? केंद्र थी बच्चों। कांची क्या थी? शिक्षा का केंद्र थी। कहते हैं कि पल्लव वंश का जो संस्थापक है, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु है। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहते पल्लव वंश का इतिहास जो है आपको 300 ईस्वी के बाद से दिखाई देने लगता है। तो एक फेज जो है 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच दिखेगा। इसके बाद पल्लव वंश का एक मजबूत राजनीतिक इतिहास 600 ईस्वी के बाद दिखता है। यानी जिस पल्लव वंश को आप पढ़ने चल रहे बच्चों, वह पल्लव वंश जो है 600 ईस्वी के बाद जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो हम जिस पल्लव वंश को पढ़ेंगे वो पल्लव वंश जो है 600 ईस्वी के बाद वाला पल्लव वंश है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ मैं बात कर रहा था, याद आ गया, जो है वृक्ष की टहनियों की जगह पे अगर आप लता कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। पल्लव मीन्स क्या होता है? लता। शुद्ध हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं? लता कह सकते हैं। ठीक है, तो पल्लव शब्द का एक अर्थ जो है लता है। ठीक है, दूसरा अर्थ इसको जो है पल्लव शब्द का दूसरा अर्थ डाकू भी होता है। ठीक है, ये दो शब्द होते हैं, दो अर्थ होते हैं पल्लव के। ठीक, जहां तक संस्थापक की बात हो रही थी बच्चों, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसका संस्थापक भी रहा होगा, संस्थापक भी बच्चों रहा होगा। तो संस्थापक इसका हुआ करता था, कहा जाता है कि उसका नाम भी सिंह वर्मा था। केवल विष्णु और वर्मा का अंतर है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। याद रहने का एक तरीका है, जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक बच्चों सिंह विष्णु, वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु है और संस्थापक इसका सिंह वर्मा है। इसका संस्थापक कौन है? सिंह वर्मा। वैसे तो पल्लव वंश में बहुत सारे राजा हैं, ठीक है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण राजाओं की श्रेणी में देखा जाए तो महत्वपूर्ण राजाओं की श्रेणी में कुछ राजा ही आएंगे। जैसे बच्चों महेंद्र वर्मन, यह महत्वपूर्ण राजा है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। दूसरा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। यानी किन राजाओं को आपको पढ़ना है उनके नाम भी जान लीजिए। नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये तीन राजा हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और इन्हीं से आपके प्रश्न आते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, वैसे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा सबकी कर दिया करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, पहले मैप बनाते हैं, फिर मैप के थ्रू जो है हम पूरी जानकारी धीरे धीरे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में जानकारी के रिसोर्सेस क्या हैं, ठीक, इनकी कैपिटल क्या है, इनके बंदरगाह क्या है, ये सारी बातें हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले मैप आप देख लीजिए, फिर मैप के माध्यम से आपको समझना बहुत ही क्या होगा? आसान होगा। चलिए, तो पहले एक भारत का मैप बनाइए। चलिए बच्चों, भारत का पहले एक क्या बनाइए? एक मैप बनाइए। ठीक है, ये भारत का मैप है। अब देखिए, कहते हैं जो पल्लव वंश है वो यहां पर है, ये आपका है पल्लव वंश। पल्लव वंश है बच्चों, ये दो नदियों के बीच है। किन नदियों के बीच है? ये दो नदियों के बीच है। ठीक, कौन कौन सी नदी बच्चों? एक आपकी पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी, दक्षिण भारत में आपने इस नदी को पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, पेन्नार नदी और कावेरी नदी। इन दो नदियों के बीच में यह भूभाग स्थित था। ठीक है, और इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका जो है कहीं न कहीं जो है पल्लव वंश के बीच नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का है, जिसे रायचूड़ दोआब कहते हैं। तो पल्लव वंश इन दो नदियों के बीच में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। लेकिन यह आप मान के चलिए कि यह पल्लव वंश पहले से ही यहाँ पर नहीं था। देखिए पहले पल्लव वंश के क्षेत्र को आप देख लीजिए बच्चों। इस समय अन्य कौन कौन से राजवंश थे, पहले पूरा नक्शा एकदम क्लियर कर लीजिए। देखिए ये जो क्षेत्र है, सॉरी ये आपका चोल वंश है। यहाँ पर चोल वंश बाद में आएगा हालांकि, ठीक है, ठीक। लेकिन ये आपका जो है ये पल्लव वंश है, इसको आप पल्लव वंश कह सकते हैं। ऊपर ये पूरा क्षेत्र जो है ये बादामी वंश है, बादामी के चालुक्य, ये बादामी के चालुक्य है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ समय तक जो है राष्ट्रकूट वंश भी रहा दक्षिण में, हालांकि राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये आपका पल्लव वंश है, जिसकी राजधानी क्या बच्चों, राजधानी इसकी है कांची। पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांची। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, बंदरगाह इनका हुआ करता था महाबलीपुरम। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो बंदरगाह कौन था, महाबलीपुरम। और इनका जो धार्मिक केंद्र है, इनका जो सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है वो है मामल्लपुरम, क्योंकि सारे मंदिर जो है कहाँ बने हैं, मामल्लपुरम में ही बने हैं। तो मामल्लपुरम इनका सांस्कृतिक केंद्र था। बंदरगाह इनका क्या है, जो है वो महाबलीपुरम है बच्चों। जो भी बातें हम करेंगे पल्लव के बारे में ही करेंगे। अब देखिए कहा जाता है कि पल्लव जो है ये मूल रूप से, ये मूलतः क्या थे बच्चों, ये ब्राह्मण थे, ठीक है। ये मूल रूप से क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। कहा जाता है कि पल्लव जो है अपने आप को ब्रह्मा की संतान मानते हैं, अपने आप को ब्रह्मा की संतान मानते हैं। पल्लव पल्लव जो है अपने आप को ब्रह्मा की संतान मानते हैं और अपने वंश को अश्वत्थामा का वंशज बताते हैं। अश्वत्थामा नाम सुना होगा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हुआ करते थे। अश्वत्थामा का वंशज अपने आप को बताते हैं कौन, पल्लव, ठीक है। तो ये देखो, ये तो बच्चों कल्पनात्मक बातें हैं। कोई कुछ भी अपने को सर्वोपरि दिखाने के लिए, खासतौर से राजपूतों के दौर में सभी लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अपने आप को बड़े बड़े देवताओं से जोड़ने की कोशिश किया है। तो इतिहास लेखन की परंपरा चूंकि भारत में उस समय थी नहीं, तो सभी लोग जो है दरबारी लेखन की परंपरा से कहीं न कहीं प्रभावित हैं। तो बहुत सारी काल्पनिक बातें हमें पता चलती हैं, ठीक। कहा जाता है कि लोगों ने भी अपने आप को जो है अश्वत्थामा का वंशज घोषित किया, ठीक है। और ये अपने आप को भारद्वाज ब्राह्मण कहते हैं। कौन सा ब्राह्मण कहते हैं बच्चों, भारद्वाज ब्राह्मण थे ये, ठीक है। और ब्रह्मा की संतान बताते हैं, यानी देवपुत्र अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। यानी अपनी उत्पत्ति जो है धर्म के माध्यम से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। तो अपनी उत्पत्ति बच्चों इन्होंने धर्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। देखिए इसके साथ साथ अगर आप कहें तो पल्लव वंश का प्रतीक क्या है, पल्लव वंश का प्रतीक क्या है बच्चों, तो इनका प्रतीक जो है वो है बैल। पल्लव वंश का प्रतीक क्या है, बैल है, ठीक है। देखिए ध्यान से और बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करिए। कहा जाता है कि प्रारंभिक चरण में पल्लवों का जो प्रतीक था बच्चों वो क्या था, बैल था। लेकिन आगे चलकर ये जो है लिंग को भी, शिवलिंग, लिंग को भी इन्होंने अपना प्रतीक बनाया, क्योंकि ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों का प्रभाव इस वंश में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दो प्रतीक आपको दिखाई देते हैं जो पल्लव वंश के प्रतीक माने गए हैं। उसी तरह जैसे गुप्तों के प्रतीक क्या था, गरुण गुप्त वंश का प्रतीक माना गया है, उसी तरह पल्लव वंश का प्रतीक क्या है, बैल और लिंग है, ठीक। तो ये इनकी राजधानी है।
संस्थापक की हमने बात कर ही दिया कि संस्थापक कौन था, सिंहवर्मा संस्थापक है, जो एक सामंती अवस्था में था। उसकी चर्चा भी करते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी चर्चा भी की जाएगी। देखिए, कहा जाता है कि सिंहवर्मा इनका संस्थापक है और सिंह विष्णु वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक का मतलब हमने आपको बार बार बताया है कि वास्तविक संस्थापक बच्चों उसे माना जाता है जो कहीं न कहीं अपने राजवंश के अस्थायित्व के लिए सारी चीज़ों का, यानी जैसे प्रशासन हो गया, ठीक है, आपके रेवेन्यू सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया, सैन्य व्यवस्था का डेवलपमेंट है, अगर ऐसे संसाधनों का विकास जब कोई व्यक्ति अपने राज्य के लिए करता है कि जिसके आधार पर वह राज्य एक लंबे समय तक अस्थायित्व प्रदान करे, उसे हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और बहुत बार हमने इस बार की चर्चा किया है बच्चों। अपनी संख्या को आप लोग बढ़ाए रखिए थोड़ा सा, बहुत संख्या कम है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने चल रहे हैं अब किसकी, पल्लव वंश की। और अब हम देखेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति के बारे में, ये कौन थे, कहाँ से आए, किस तरह से इन्होंने एक वंश की नींव डाला, इन सारी चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, भारतीय इतिहास में अगर इतिहासकारों की माने तो कहा जाता है कि इनका जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है, ठीक है, लेकिन वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम बहुत जो है विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि यह जो है एक लंबे कार्यकाल तक इनका इतिहास रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये सच होता कि 300 ईस्वी से ही इनका इतिहास है, तो ये तब तो यही कहा जाता है ना कि भारत में सबसे लंबे समय तक राज शासन करने वाले कौन थे, सातवाहन थे, भाई उनके स्थान पे ये आ जाते, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने तर्क देने का प्रयास किया है। देखिए, कहते हैं कि पल्लव वंश की उत्पत्ति, यानी पल्लव कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पल्लव कौन थे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें किया है। देखिए बच्चों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति हमें 300 ईसा के आसपास दिखाई देने लगती है। इनकी उत्पत्ति हमें 300 ईस्वी के आसपास दिखाई देने लगती है। और जिन लोगों ने ये कहा है कि 300 ईस्वी के आसपास इनकी उत्पत्ति हुई, उन लोगों ने इनकी उत्पत्ति को शक, पहलव एवं पार्थियन से बताया है। किससे बताया है, शक, पहलव या पार्थियन से बताने का कोशिश किया है, ठीक है। तो अब देखिए, तो क्या तर्क इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा है कि ये मूल रूप से शकों और पार्थियनों की ही क्या थे, शाखा थे, ये उन्हीं के साथ आए हुए थे, ठीक। और इसके लिए जो इन्होंने तर्क दिया है वो ये दिया है, इन्होंने कहा है कि शक शासक रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसको आप पढ़े हैं। रुद्रदामन का एक अभिलेख है बच्चों जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में यह बताया गया है कि जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र गुजरात का एक प्रांत था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि रुद्रदामन, जो उस समय शक राजा था, रुद्रदामन के समय गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था उसका नाम है सुविशाख, उसका नाम है सुविशाख, ठीक है। लोगों का कहना कि यही सुविशाख जो है आगे चलकर यहाँ पर दक्षिण में आकर क्या करता है, पल्लव वंश की स्थापना करता है, ठीक है। क्या करता है, पल्लव वंश की स्थापना करता है। इसके लिए इन्होंने कुछ और तर्क जोड़े हैं। इनका ये कहना है कि जब शक वंश कमजोर हो गया तो यह सुविशाख जो है ये सातवाहन वंश के अधीन हो गया। ये सातवाहन वंश के अधीन सामंती चरण में आ गया, सामंत बन गया, ठीक है। और बाद में जब सातवाहन वंश कमजोर हुआ तो यह धीरे से दक्षिण भारत की तरफ चला आता है और यहाँ पर आकर पल्लव वंश की एक स्वतंत्र सत्ता क्या किया, स्थापित किया, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि इसके लिए कोई तर्क, कोई तार्किक आधार नहीं है, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम इन बातों को स्वीकार कर लें, ठीक। दूसरी बात ये कहा गया है कि उत्तर भारत में आप देखेंगे तो ये जो मालवा का क्षेत्र है, गाजीपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक, यहाँ वाकाटक वंश हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों ने पल्लवों की उत्पत्ति जो है वाकाटक वंश से मानी है। किस वंश से मानी है, वाकाटक वंश से मानी है। तो दो वंशों से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन जो एथेंटिक इतिहास है, जो आपको जानना है, ठीक है, जो आपको जानना है वो आप यही जानिए
कि पल्लव मूल रूप से सातवाहन वंश के क्या थे, सामंत थे, सातवाहनों के सामंत थे। यानी इनके पहले का इतिहास जब क्लियर नहीं है तो वहां कंफ्यूजन में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। आप प्री एग्जाम देने जा रहे हैं, जब मेंस की बात होगी तब वहां पर डिस्कस किया जाएगा। देखिए, तो आपको ये जानना है कि ये मूल रूप से किसके सामंत थे, सातवाहन वंश के सामंत थे। ठीक, और सातवाहन वंश को आप बखूबी पढ़ चुके हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सातवाहनों के सामंत थे और जब सातवाहन वंश का पतन हुआ तो उसका लाभ उठाकर ये दक्षिण भारत में आकर इन्होंने एक नए वंश की क्या किया, नींव डाला। ठीक है, तो जब इन्होंने न्यू वंश की यहाँ पर नींव डाला तो उसी समय यहाँ पर ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत में इस समय कौन था, हर्ष था। उत्तर भारत में इस समय हर्षवर्धन है, वर्धन वंश है। नर्मदा के नीचे जो है बच्चों वो कौन सा वंश था, पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश है। ठीक, और उसी के नीचे जो है पल्लव वंश की सत्ता की नींव पड़ती है। और इसके नीचे जो है आप देखेंगे यहाँ पर कर्नाटका के क्षेत्र में, उत्तरी कर्नाटका, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम कहें तो शुरुआती चरण में पल्लवों के समकालीन कौन थे, हर्ष थे, पुलकेशिन द्वितीय थे और यहाँ पे राष्ट्रकूट थे। ठीक, और बाद में चलकर देखेंगे कि दक्षिण में चोल वंश की उत्पत्ति होगी विजयालय के द्वारा। ठीक, तो बाद में इनका संघर्ष जो है वो चोल वंश से दिखाई देगा, जबकि यहां दक्षिण में अभी इस समय कौन है, तो पांड्य है। इस समय कौन है, पांड्य है। ठीक, तो चलिए अब हम पल्लव वंश की चर्चा करते हैं। देखिए, कहते हैं बच्चों पल्लव वंश की सत्ता की जब स्थापना हुई तो उस समय पल्लवों का जो सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी है वो है पुलकेशिन द्वितीय, और आपको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय से एक लंबा संघर्ष जो है पल्लवों का चलेगा। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये आपकी नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है जो उत्तर और दक्षिण भारत की विभाजक मानी जाती है। नर्मदा नदी, शतपथ ब्राह्मण में इसको रेवा कहा गया है। अब ये जो भूभाग है, ये देख रहे हैं, ये भूभाग आपका जो है किसका है, वादामी के चालुक्य वंश का है। वादामी के चालुक्य है, यहाँ पर वादामी के चालुक्य हैं बच्चों। और यहाँ पर दक्षिण में यहाँ पर कौन आ गया है, पल्लव आ गए हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच बच्चों ये जो भूभाग है, ये देखिए, ये जो भूभाग है, ये जो क्षेत्र है, ये आपका रायचूर दोआब है। यानी ये बीच का पल्लव और चालुक्य वंश के बीच, दो नदियों के बीच, यानी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी दोनों एक दूसरे की सहायक हैं। इन दोनों नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है, जिसे आप क्या कहते हैं, रायचूर दोआब कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, रायचूर दोआब कहते हैं। इस दोआब के लिए पल्लवों और बादामी के चालुक्यों में एक लंबा संघर्ष क्या होगा, चलेगा। ठीक है, बादामी में और पल्लव वंश में एक लंबा संघर्ष इस रायचूर दोआब के लिए चलेगा। ठीक, और यह संघर्ष जो है बच्चों नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय जाकर क्या होगा, समाप्त होगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय जाकर यह संघर्ष क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, तो कहा जाता है कि बाद में आप देखेंगे, पहले तो यह संघर्ष जो है कहीं न कहीं बादामी के चालुक्य और किसके बीच हो रहा है, पल्लवों के बीच हो रहा है। बाद में आप देखेंगे कि पल्लव वंश और उत्तरवर्ती चालुक्य वंशों के बाद में आप देखेंगे कि चोलों और उत्तरवर्ती चालुक्यों के बीच भी संघर्ष होगा इनका, पल्लवों का। ठीक, तो चलिए इसी यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर एक राजसत्ता की स्थापना पल्लवों ने किया। तो कहा जाता है कि पल्लव वंश के पहले यहाँ पर जो है बच्चों नाग वंश की सत्ता हुआ करती थी। किसकी सत्ता होती थी, नाग वंश की सत्ता होती थी। लेकिन कहा जाता है कि जैसे कांची की अगर हम बात करें, कांची इनकी राजधानी थी। कांची में पहले जो है माना जाता है कि 300 ईस्वी के आसपास कांची में जो है नाग वंश की सत्ता थी। किसकी सत्ता है बच्चों, नाग वंश की सत्ता हुआ करती थी। और बाद में एक जो है लड़ाकू जाति आती है जिसका नाम है कलभ्र। नागवंश थी, नागवंश के बाद यहाँ पर कलभ्रों का शासन हो जाता है। कलभ्र ये लड़ाकू थे, कलभ्रों का शासन हो गया बच्चों।
कलभ्रों के शासन से ही यहाँ पर पल्लवों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया था। यानी इन्हीं से इन्होंने कांची को क्या किया, छीना। तो कांची को छीना था किससे, कलभ्रों से, पल्लवों ने। और पल्लव माने कांची में पल्लव से पहले नागवंश और कलभ्र वंश थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन्होंने सत्ता स्थापित किया, सिंहवर्मा के द्वारा यहाँ सत्ता स्थापित की गई, तो सिंहवर्मा से लेकर आप देखेंगे कम से कम 5 से 6 राजा हैं। सिंहवर्मा की शुरुआत 350 ईस्वी में होती है, ठीक। और आप देखिए तो सिंहवर्मा जो है बच्चों, जब पल्लव वंश की स्थापना किया तो यह लगभग 350 वर्ष माना जाता है ईस्वी। और इसी श्रेणी में इसके आगे शिवकंद वर्मा आता है। इसी श्रेणी में आप देखेंगे तो अगला राजा आता है विष्णुगुप्त। अभी ये पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, और यह विष्णुगुप्त जो है समुद्रगुप्त का समकालीन है। अगर आप पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, कांची का राजा समुद्रगुप्त के समय कौन था, विष्णुगुप्त था, ठीक। इसके बाद जो है 2 राजा और हैं, फिर जाके सिंह विष्णु है जो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी सिंह विष्णु जिस समय राजा बना उस समय लगभग 600 ईस्वी के आसपास जो है इनका ड्यूरेशन आ चुका था, और माना जाता है कि 575 से 600 ईस्वी तक सिंह विष्णु ने क्या किया, सत्ता का संचालन किया। तो 575 से 600 ईस्वी तक जो है सिंह विष्णु सत्ता में आया, जिसे हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके पहले जो भी राजा पल्लव वंश में थे, वह राजा, उन राजाओं का कोई भी राजनीतिक इतिहास जो है दिखाई नहीं देता, ठीक है। यानी वो स्वतंत्र सत्ता के संचालक नहीं थे, एक सामंती अवस्था के संचालक थे, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु है, और यहीं से बच्चों पल्लव वंश का राजनीतिक इतिहास क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो हम पल्लवों की सत्ता को यानी पल्लवों के राजनीतिक इतिहास को सिंह विष्णु से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि बच्चों सिंह विष्णु की 2 उपाधियां थी, पुत्तरायण और अवनीशिक। देखिए सिंह विष्णु की 2 उपाधियां थी। इसकी 2 उपाधि थी, एक पुत्तरायण, इसे पुत्तरायण कहते थे, और अवनी सिंह। अवनी माने होता है पृथ्वी, ठीक है। इसकी 2 उपाधियां थी। और कहा जाता है कि इसी सिंह विष्णु ने यहाँ पर कलभ्रों को पराजित किया था। किसको किसको पराजित किया इसने, सिंह विष्णु ने किसको किसको हराया, कलभ्रों को हराया है, कलभ्रों को हराया, पांड्यों को हराया, पांड्यों को हराया, और चालुक्यों को हराया। इन 3 लोगों को सिंह विष्णु ने क्या किया, पराजित किया था। लेकिन इस समय यहाँ के राजा कौन थे इसका बड़ा स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो यानी इनकी भी विजय बहुत स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने इन लोगों को पराजित ही किया था। मेरी बात समझ रहे नहीं आप लोग बच्चों, ठीक है। तो ये घटना यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए बच्चों, संख्या आपकी काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक इतिहास की जो शुरुआत होती है, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, सिंह विष्णु के बारे में। कहते हैं कि सिंह विष्णु के दरबार में ही महान कवि भारवी रहा करते थे। इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे, भारवी। भारवी ने किताब लिखी थी कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारवी जो है बच्चों इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। चलिए, तो सिंह विष्णु के बाद अब हम सीधे आएंगे किस पर, महेंद्र वर्मन पर। महेंद्र वर्मन जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कहा जाता है कि यह एक बेहतर संगीतज्ञ था। यह एक बेहतर जो है बच्चों संगीतज्ञ है। बेहतर संगीतज्ञ था। इसके गुरु हुआ करते थे, यानी संगीत के गुरु थे इसके रुद्राचार्य। संगीत के गुरु थे इसके कौन, रुद्राचार्य। रुद्राचार्य ने इनको संगीत सिखाया था महेंद्र वर्मन को, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ये कवि भी माना जाता है, एक महान कवि भी था। ये कवि इसलिए था क्योंकि मत विलास प्रहसन, मत विलास बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये।
मत्त विलास प्रहसन, इसी की किताब है, इसी की किताब है। और इस किताब में कई घटनाएं हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। कहते हैं मत्त विलास प्रहसन की रचना इसी ने किया था। ठीक, कब इसकी टाइटल है, कहते हैं इस किताब में उसने अपने राज्य में न्याय विभाग एवं प्रशासन, न्याय विभाग एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की आलोचना किया करता है। इसी में वह जो है अपने न्याय विभाग एवं प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की क्या करता है, आलोचना करता है, व्याप्त भ्रष्टाचार की आलोचना करता है। और इसी के साथ साथ इसमें कापालिक बौद्धों का मजाक उड़ाता है, कापालिकों एवं बौद्धों का क्या करता है, मजाक उड़ाता है, कापालिकों एवं बौद्धों का मजाक उड़ाता है। ठीक है, आपको पता है कि ये प्रारंभिक चरण में जैन धर्मावलंबी था। प्रारंभ में बच्चों ये जैन धर्म में विश्वास रखता था। ठीक है, जैन धर्म में विश्वास रखता था। बाद में आगे चलकर अप्पार ये नैनार था जो है। ठीक है बच्चों, अप्पार क्या थे, नैनार शैव धर्मावलंबी थे। और अप्पार के प्रभाव में इसने आगे चलकर शैव धर्म को अपना लिया। अप्पार की दीक्षा के बाद ये क्या बन गया, शैव धर्मावलंबी बन गया। तो शैव धर्म में इसे दीक्षित किया किसने, अप्पार। अप्पार जो है आपके नैनार संत माने जाते हैं। तो मत्त विलास प्रहसन इसका बहुत ही फेमस ग्रंथ है। यह कापालिक बौद्धों का मजाक उड़ाया गया है इसमें। और यह इसलिए कई बार ये पूछा भी गया है बच्चों, ये ग्रंथ कई बार आया है। और इसी में न्याय और प्रशासन की बात भी की गई है। इसके साथ साथ बच्चों वो कवि था, संगीतज्ञ था, और देखिए इसके अतिरिक्त जो है वो एक नाटककार भी है। यह एक नाटककार भी था। ठीक है, अच्छा, जहां तक इसकी उपाधियों की बात आती है, कहा जाता है कि महेंद्र वर्मन की बच्चों कई ऐसी उपाधियां हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे महेंद्र विक्रम चित्तकारी। देखिए इसकी अगर उपाधि की बात करें, टाइटल जिसे कहते हैं महेंद्र विक्रम, इसे महेंद्र विक्रम कहा गया है। और इसकी जो दूसरी उपाधि है वो है चित्तकारी। चित्तकारी का मतलब समझते हैं बच्चों आप, चित्तकारी उसे कहा जाता है जो मंदिर निर्माण के लिए फेमस हो। और आपको याद होगा इसी के समय से मंदिर निर्माण शैलियों का प्रारंभ होता है। पल्लव वंश में मंदिर निर्माण शैली का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ, महेंद्र वर्मन के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ बच्चों, महेंद्र वर्मन के द्वारा हुआ। इसीलिए इसे हम चित्तकारी कहते हैं। ठीक है, और सुनिए, कहते हैं इसे हम माहेश्वर भी कहा गया है, इसे माहेश्वर भी कहते हैं, इसे हम गुणधर भी कहते हैं। माहेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाद में आगे चलकर बाद में बच्चों ये आगे चलकर जो है, चूंकि आपको पता है कि ये शैव धर्मावलंबी हो गया, इसीलिए इसको माहेश्वर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसे हम गुणधर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे हम जो है मत्त विलास भी कहते हैं। हालांकि मत्त विलास इसकी टाइटल है और मत्त विलास प्रहसन इसकी किताब का नाम है। ठीक, तो ये भूलिएगा मत, इसकी टाइटल जो है। और बहुत ही फेमस राजा है पल्लव वंश का, इसकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए कहते हैं इसी के समय कई ऐसी नवीन धाराएं होंगी जिसका जन्म पल्लव वंश में आप देखेंगे। कहा जाता है कि इस महेंद्र वर्मन के समकालीन, इस महेंद्र वर्मन का समकालीन नर्मदा के उत्तर में कौन था, हर्षवर्धन था। और दक्षिण में कौन था बच्चों, दक्षिण में कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। यानी वादामी शासकों में कौन था इसका समकालीन, पुलकेशिन द्वितीय था। और इसी के समय चालुक्य और पल्लव संघर्ष का जन्म भी होता है। इसी के समय से पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ भी होता है। ठीक है, और इसी के समय मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ होता है। ठीक, यह बेहद स्वयं जो है एक बहुत बेहतर कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था और साथ साथ चित्रकार भी था। मिस कर गया था, साथ साथ यह क्या था, चित्रकार भी है। ठीक, तो एक बेहतर चित्रकला से भी ये क्या था, वाकिफ था। ठीक, हाँ, और जहाँ तक महेंद्र वर्मन के बारे में और भी जानना है बच्चों, तो कहते हैं कि ये कला में बेहद
रुचि रखता था। ठीक, संगीत में भी बेहद रुचि रखता था। संगीत तो आपको हमने बताया है। और इसके संगीत का जो प्रमाण है बच्चों, कहा जाता है कि संगीत के गुरु रुद्राचार्य हुआ करते थे इनके, और संगीत का प्रमाण हमको इसके पुट्टकोई अभिलेख से मिलता है। पुट्टकोट्टई अभिलेख एक अभिलेख है इसका, इसी का एक अभिलेख है महेंद्र वर्मन का बच्चों, पुट्टकोट्टई अभिलेख। इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुट्टकोट्टई अभिलेख। पुट्टकोट्टई अभिलेख, इस अभिलेख से ये पता चलता है कि यह जो है संगीतज्ञ था, एक बेहतर, यहाँ पर इस पर संगीत की रचना की गई है। इससे ये पता चलता है कि यह बेहतर क्या था, संगीतज्ञ था। इसी अभिलेख से ये हमको जानकारी प्राप्त होती है, पुट्टकोट्टई अभिलेख। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि इसने एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था तोंडमंडलम में। ठीक, जिसमें इसके परिवार का माने सपरिवार इसका चित्र वहाँ पर बनाया गया है। तो जो जैन मंदिर इसने बनाया उसका नाम है जैन दरी मंदिर। कौन सा मंदिर है, जैन दरी मंदिर। जैन दरी मंदिर में इसका सपरिवार, कहते हैं कि जैन दरी मंदिर में बच्चों इसका सपरिवार चित्रांकन किया गया है। सपरिवार माने पूरे परिवार के साथ इसका चित्रांकन किया गया है। और ये द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। अगर आप भूले नहीं होंगे तो हमने आपको पढ़ाया था कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं दक्षिण भारत में, उन मंदिरों की सबसे खास विशेषता या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि वहाँ के मंदिरों में देवताओं के बगल में राजाओं के भी चित्र और मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और आप देखेंगे कि पल्लव वंश में जो मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं उसमें राजाओं के चित्र भी बनेंगे। आप देखेंगे जो मामल्लपुरम का रथ मंदिर है उसमें 2 मंदिर राजाओं के मंदिर हैं। तो ये परंपरा आपको दक्षिण भारत में दिखाई देती है। तो महेंद्र वर्मन के ओवरऑल अगर हम व्यू को देखें, इनके योगदान को देखें, तो न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी इनका एक अहम योगदान देखा जा सकता है। और राजा वही महान होता है जो अपने सभी क्षेत्रों में अपना योगदान स्थापित करे और आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करें। ठीक, तो वो चीज़ें हमें महेंद्र वर्मन के संदर्भ में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम बच्चों, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसे हम महामल्ल कहते हैं। इसकी उपाधि क्या थे, महामल्ल। इसकी उपाधि थी महामल्ल। महामल्ल माने क्या होता है, पहलवान। पहलवान, महामल्ल मतलब होता है। और आपको पता है कि मामल्ल शैली इसी से विकसित हुई थी। मामल्ल शैली, मंदिर निर्माण की जो मामल्ल शैली है वह आपके नरसिंह वर्मन के द्वारा ही डेवलप की गई है। आपको पढ़ाया था बच्चों, याद होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ कहा जाता है कि इसकी जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण टाइटल है वातापी कोंड, इसे हम वातापी कोंड कहते हैं। किसको, नरसिंह वर्मन को। और आप जानते हैं कि ये जो वातापी है, ये देखिए, ये जो वातापी है ये राजधानी हुआ करती थी किसकी, ये बच्चों राजधानी थी किसकी, पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी हुआ करती थी। वातापी कोंड का मतलब है कि इसने पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था, पराजित किया था। और उसके विजय के उपलक्ष्य में इसने उस उपाधि को क्या किया था, धारण किया था। ठीक, कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद इसने मल्लिकार्जुन मंदिर में, इसने अपने राज्य के मल्लिकार्जुन मंदिर, इसने अपने राज्य के मल्लिकार्जुन मंदिर में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, विजय स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, विजय स्तंभ की इसने स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग भूलिएगा मत, ये पूछा जाता है बच्चों। कहते हैं कि यहाँ पर नरसिंह वर्मन इतना चालाक था कि यह पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने में लंका के राजा मानवर्मा का भी सहयोग लिया था। ठीक है, मानवर्मा का भी सहयोग लिया था। लेकिन बाद में यह खुद मानवर्मा को क्या करता है, पराजित करता है। ठीक, लंका का शासक था मानवर्मा। ठीक है बच्चों, तो बाद में यह स्वयं उसको क्या करता है, पराजित करता है। ठीक, तो यहाँ पर एक योगदान इनका देखा जाता है। और इन्हीं के समय जो है, याद रखिएगा, इन्हीं के समय जब ये पल्लव राजा थे, इन्हीं के समय जो है वेनशांग जो है दक्षिण गया था। दक्षिण में कहाँ गया था, कांची।
आपको याद होगा जब मैं उसकी यात्रा बता रहा था तो आपको बताया था कि वो कांची गया था, तो कांची में उस समय शासक कौन था? नरसिंह वर्मन था। और वेनशांग इसे क्या कहता है? वेनशांग इसे महाराज कहता है। तो इसकी तीसरी उपाधि क्या हो गई? महाराज। दो उपाधियां, महामल्ल, वातापी कोंड, और तीसरी उपाधि क्या हो गई बच्चों? तीसरी उपाधि हो गई इसकी क्या? ठीक है, तीसरी उपाधि हो गई महाराजा। ठीक, तो ये योगदान रहा आपके नरसिंह वर्मन प्रथम का। इसके बाद राजा बनता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद आता है, चूंकि नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम से पहले महेंद्र वर्मन प्रथम था, नरसिंह वर्मन प्रथम को बीच में डालिए, इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय का कोई योगदान नहीं है, लेकिन इसके बाद जो परमेश्वर वर्मन प्रथम बना, तो परमेश्वर वर्मन प्रथम को हम विद्या विनीत कहते हैं। देखिए, विद्या विनीत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विद्वान व्यक्ति था परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन बच्चों, इसको इसकी टाइटल है विद्या विनीत। विद्या विनीत, इसे विद्या विनीत कहते हैं। विद्वान व्यक्ति था, शिक्षा में रुचि लेता था। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि मामल्लपुरम जो पल्लवों का सांस्कृतिक केंद्र है, जहां पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, परमेश्वर वर्मन ने मामल्लपुरम में एक गणेश मंदिर बनवाया था। मामल्लपुरम जहां पर आपका रथ मंदिर पाया गया है, तो मामल्लपुरम में इसने क्या किया था? कौन सा मंदिर बनाया था? गणेश मंदिर बनाया था। मामल्लपुरम में इसने गणेश मंदिर का निर्माण किया था बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे श्रेष्ठ शासक आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश का एक श्रेष्ठ और महान शासक माना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि जो संघर्ष पल्लवों के उत्तर भारत से चल रहे थे, वह संघर्ष पूरी तरह नरसिंह वर्मन के राज्य में आकर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक लंबा संघर्ष आके क्या होता है? समाप्त होता है। तो नरसिंह वर्मन को जो है बच्चों, हम कई नामों से, कई टाइटल इसकी हैं, कई उपाधियां हैं इसकी। यह परम शिव का उपासक था बच्चों। ये परम क्या था? शिव का उपासक था। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय नरसिंह वर्मन द्वितीय, देखिए, पहली बात तो ये शंकर का, भगवान शंकर का उपासक है बच्चों, इसलिए इसको हम शंकर भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकर भक्त। इसकी उपाधि देखिए, इसे हम शंकर भक्त कहते हैं। इसे हम आगम प्रिय कहते हैं। इसे हम आगम प्रिय कहते हैं। और इसे हम, एक नाम इसका बच्चों और है, और वो है कामदेव जैसा सौंदर्य। कामदेव, कामदेव की तरह सौंदर्य वाला। कामदेव की तरह सौंदर्य वाला। ये बहुत सुंदर भी था। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी सुंदर भी था, इसलिए इसको हम कामदेव की तरह सुंदर वाला। और एक चीज़ और, एक टाइटल इसकी और है, और वो है बच्चों परम भागवत। परम भागवत, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, कहते हैं नरसिंह वर्मन जो है पल्लव वंश में शांति की स्थापना करता है, और इसी के समय जो है आपका पल्लव चालुक्य जो संघर्ष था वो समाप्त हो जाता है, शांति काल की स्थापना हो जाती है। हाँ, इसके समय जो है वैदेशिक संबंध मजबूत हुए थे। ठीक है, इसके समय क्या हुआ था? वैदेशिक संबंध बच्चों मजबूत हुए थे। और वैदेशिक संबंध नरसिंह वर्मन के समय किस राज्य से जुड़े थे? चीन से। इसने चीन से अपने संबंध जोड़े थे, चीन से संबंध स्थापित किया था। और इसने क्या किया था? चीन में दूत भेजा था। इसने चीन में दूत मंडल भेजा था। चीन में दूत मंडल भेजा था। और इसके अतिरिक्त चीनियों के लिए या चीन के लोगों के लिए, ठीक है, गंगई कोंडपुरम में, चीन के लोगों के लिए गंगई कोंडपुरम में
इसने बौद्ध विहार स्थापित किया, जिसे हम बौद्ध मंदिर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बौद्ध मंदिर कहते हैं। इसी को हम पैगोडा भी कहते हैं, इसी को पैगोडा भी कहा जाता है बच्चों, इसको हम पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गंगईकोंडचोलपुरम में इन्होंने जो बौद्ध विहार बनाया था, इसको कई रूपों में पूछ सकता है। इसे चीनी मंदिर भी कह सकता है, इसे बौद्ध मंदिर भी कह सकता है, इसे विहार के रूप में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यह अपने आप को स्वयं शिव का अवतार मानता था, ये भी जानते रहिए, ये शिव का अवतार अपने आप को मानता था बच्चों, अपने आप को ये शिव का अवतार मानता था। और चीन से इसने वैदेशिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, तो यह योगदान जो है आपके चालुक्य माने नरसिंह वर्मन द्वितीय का है। ठीक, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद पल्लव सत्ता धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है। इसके बाद नंदीवर्मन प्रथम आता है। नंदीवर्मन प्रथम के बाद बच्चों परमेश्वर वर्मन द्वितीय आएगा। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद फिर नंदीवर्मन तृतीय आएगा। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कहते हैं नंदीवर्मन तृतीय जो है बच्चों, नंदीवर्मन तृतीय का विवाह जो है वह राष्ट्रकूट वंश में हुआ था। आपको याद होगा राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष की पुत्री का नाम था शंखा। देखिए, नंदीवर्मन तृतीय यानी नंदीवर्मन तृतीय के समय पल्लवों एवं राष्ट्रकूटों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। किसके किसके बीच? पल्लव और राष्ट्रकूट वंश, इन दोनों वंशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। और राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी हुआ करती थी शंखा, जिनका विवाह हुआ था किससे? नंदीवर्मन तृतीय से। राजकुमारी शंखा, इन्हीं का विवाह हुआ था बच्चों नंदीवर्मन तृतीय से। ठीक है, और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि इन्होंने भी अपने समय में मंदिरों का निर्माण किया था। और इन्हीं के समय पांड्यों से एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पुराम्बियम युद्ध। कौन सा युद्ध? नंदीवर्मन के समय हुआ था वह युद्ध, पुराम्बियम युद्ध। पुराम्बियम युद्ध, और यह युद्ध जो है पांड्य वंश से हुआ था, जिसमें पांड्य वंश पूरी तरह से क्या हुआ? पराजित हुआ था। ठीक, ये दोनों लोगों के बीच हुआ, एक पल्लव एक तरफ थे, एक तरफ कौन था? पांड्य वंश था। ठीक है, तो पांड्य वंश इसमें क्या हुआ? पराजित हुआ, और पल्लव वंश की क्या हुई? विजय हुई। ठीक है, यहां पर आप देखिए तो पांड्यों से, राष्ट्रकूटों से, पल्लवों से इनका चालुक्य वंश से इनका संघर्ष होता रहा है। यानी चालुक्य वंश, पल्लव वंश और आपका दक्षिण में पांड्य वंश, इन तीन वंशों से पल्लव वंश का अपने समकालीन राजवंशों से संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, जहां तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में या महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में पूछे जाते हैं। बाकी है तो और राजा, आपका परमेश्वर वर्मन द्वितीय भी आएगा, दंति वर्मन भी आएगा। दंति वर्मन के समय जो है कहा जाता है कि इसी का विवाह जो है चोलों में हुआ था। यानी दंति वर्मन की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था रेवा। रेवा का विवाह हुआ था, आपको याद होगा बच्चों, गोविंद तृतीय से, जो चोल वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। तो चोलों से भी पल्लवों ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से कहीं न कहीं अपने मजबूत राजनीतिक संबंध स्थापित किए, और राष्ट्रकूटों से भी वैवाहिक संबंध इन्होंने बनाए। तो दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश के द्वारा वैवाहिक संबंधों का उपयोग अपने राजनीतिक संबंधों की मजबूती के लिए किया गया है। ये कई जगह हमको एग्जाम्पल के रूप में दिखाई देता है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि पल्लव वंश एकमात्र ऐसे वंश हैं जिनकी कोई मुद्रा भारतीय इतिहास में अभी तक पाई नहीं गई है बच्चों। ठीक है, कोई अभी मुद्रा इनकी प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, जहां तक सांस्कृतिक और प्रशासनिक इतिहास का क्वेश्चन है तो वहां से कई क्वेश्चन पल्लवों के विषय में पूछे जाते हैं। अभी वो हम आपको पढ़ाएंगे, सांस्कृतिक इतिहास और प्रशासनिक इतिहास जब इनका पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इन्होंने चुंगी घरों को समाप्त कर दिया था। इनके टैक्सेस क्या थे वो कई बार पूछे गए हैं, मुद्राओं के बारे में कई बार पूछे गए हैं, तो उसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। ठीक है, और आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए। और हमें लगता है कि काफ़ी दिनों से आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। और आपके लिए जितने भी लोग इसमें यूपीएससी प्री, अच्छा इसमें कितने बच्चे हैं जो इस बार यूपीएससी प्री दे रहे हैं 2020? कितने लोग दे रहे हैं?
मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? 2020 कितने लोग दे रहे हैं? दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला राजा गोविंद तृतीय तो था ही, लेकिन उससे पहले ध्रुव है। 2020 यूपीएससी कितने लोग अपीयर हो रहे हैं? दीपशिखा, स्वाति आप अपीयर हो रही हैं बच्चा, सौरभ सक्सेना, ओके, काफ़ी लोग, शीला कुमारी आप भी जुड़ रही हैं। देखो अच्छी बात है, आप सभी लोग दें जो है, लेकिन अनअकैडमी ने आपके चैनल पर ही प्री ओरिएंटेड, एकदम प्री ओरिएंटेड क्रैश कोर्स ला रही है। मे भी शायद 1 या 2 जून से वो स्टार्ट होगा, और वो एक कंबाइंड बैच होगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो सभी लोग कमर कस लीजिए बच्चों, कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अभी आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े टीचर जो है ऑफलाइन के जितने भी बड़े टीचर थे वो सब आ चुके हैं आपके प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। और कल के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारा कोर्स बच्चों स्टार्ट हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका सब्सक्रिप्शन जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले लें, बार बार जो है, ठीक है। उसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कोर्स हमारा 15 जून से कंटिन्यू है। अभी वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट होगा इसके बाद जो है, ठीक है। चलिए सबको हमारी तरफ से गुड नाइट फिर से, और बहुत सारा प्यार, फिर मिलते हैं। अभी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो गई है, नेट इशू भी ख़त्म हो गया है, अब कोई